तो अब बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजी की टेस्ट सीरीज़ की। एंथ्रोपोलॉजी की टेस्ट सीरीज़ की बात करेंगे। ओके, सो ये 2023 का टेस्ट सीरीज़ होगा, जहाँ पे हमारे पास टोटल कितने सेक्शनल टेस्ट होंगे। देखो भाई, मेरा सिंपल सा मानना ये है कि जो लिखोगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, लिखना ही सबसे बेहतर है, क्योंकि बिना लिखे याद नहीं होती चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेक्शनल टेस्ट होगा, यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट, यहाँ पे हम 1 की बात करेंगे, सेक्शनल टेस्ट 1 की बात करेंगे, जहाँ पे हम यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 को देखेंगे। सबसे पहले तो यूपीएससी की तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है सिलेबस। तो सिलेबस हमेशा अपने पास होना चाहिए, हमको ये पता होना चाहिए कि सिलेबस में हमारा कितना कवर हुआ है और हमको उसी को करते जाना है, ठीक है। बिकॉज इस एग्ज़ाम में सिलेबस छूटा, बाकी तैयारी अपना स्ट्रेटजी बनाए यार, किसी की स्ट्रेटजी किसी पे लागू नहीं होता है ना। इसका एग्ज़ाम का यही है कि किसी और की स्ट्रेटजी किसी से लागू नहीं होती, बस दूसरे से एक चीज़ सीखना है कि भाई कैसे चीज़ों को करना है। ओके, सो सबसे पहले तो हम बात करेंगे सेक्शनल पेपर 1 की। यहाँ पे हमारे पास टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, 10 क्वेश्चंस होंगे। साथ ही साथ मेरे पास 2 चीज़ हैं यार, मैं मेंस का टेस्ट सीरीज़ कर रहा हूँ है ना, प्लस सीरीज एंथ्रोपोलॉजी का टेस्ट सीरीज़ कर रहा हूँ। 10 सीरीज़ अलग अलग कोचिंग से हैं, ठीक है। तो उसको नहीं करना, हमें क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन लिखना कैसे है हमको समझना है। ये देखो, सब मॉडल आंसर दे देंगे, आपको पढ़ लोगे, लेकिन मॉडल आंसर को बस पढ़ना नहीं है, मॉडल आंसर को दिमाग में डालना है कि अगर ये क्वेश्चन आया तो ये लिख के आना है। बिकॉज यूपीएससी में 100 में 100 तो नहीं लाना है, 50 टारगेट है अपना, 50% ज़्यादा लाना है। 50% ज़्यादा कैसे ला सकते हैं कि जैसे ही मॉडल आंसर, देखो भाई कोई भी क्वेश्चन कहाँ से आएगा कोई तो नहीं जानता, लेकिन जो क्वेश्चन आप पढ़ोगे, आप कोई भी टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर आपके पास ढांचा दिमाग में रहेगा कि क्या पढ़ना है, इसमें इंट्रोडक्शन में क्या डाल सकते हैं, बॉडी में क्या डाल सकते हैं, कंक्लूजन में क्या डाल सकते हैं, एक ओरिएंटेशन जब रहता है ना, तो क्या होता है जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं तो क्या होता है उसमें से क्या एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन ये एग्ज़ाम यही है कि यार छूटना नहीं चाहिए कि कैसे एग्ज़ाम में लिखना, ये नहीं पता हुआ और पढ़ते जा रहे हैं तो वो ख़त्म है, वो कुछ नहीं होने वाला, उसका अंत ऐसा ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एंथ्रोपोलॉजी का सेक्शनल टेस्ट 1। तो जहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, मैं क्वेश्चंस लिखूंगा और उसके आंसर्स लिखूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 10 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारे पास, राइट अ नोट ऑन टाइप ऑफ एक्सचेंज इन सिंपल सोसाइटीज, ऐसा आता है क्वेश्चन। मैं यहाँ पे एग्ज़ाम में तो क्या आता है, एग्ज़ाम में तो ब्लैंक पे जाता है, बट यहाँ पे मैं लाइन वाला में क्या लिख रहा हूँ, बिकॉज एक ओरिएंटेशन बने यार एग्ज़ाम को लगे कि हम कुछ चीज़ को नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो नोट्स मैं हमेशा ये किताबों का नोट्स, टीचर का नोट्स नहीं बनाता, मैं हमेशा क्वेश्चन आंसर का नोट्स बनाता हूँ। बिकॉज अब ये अपना तरीका यार, अपना तरीका बनाना पड़ता है, ठीक है। बिकॉज एग्ज़ाम इतना बड़ा है कि इसमें अपना नहीं रहेगा, कुछ चीज़ तो ख़त्म हो जाना है, ठीक है। सो राइट अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ एक्सचेंज इन सिंपल सोसाइटीज़। तो देखो जो भी क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे है ना, वो क्वेश्चंस होंगे PYQs, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे PYQs से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, सिलेबस से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे PYQs को कवर करेंगे। ओके, सो ये भी टाइप्स ऑफ एक्सचेंज सिलेबस के अंदर मैंशनड है। सो टाइप ऑफ एक्सचेंज सिंपल से टाइप्स ऑफ एक्सचेंज पे हमको क्या लिखना है, नोट लिखना है, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस करेंगे आंसर यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, जो मार्शल सालिन है उनका कोड देंगे। इन 1965 एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट Marshall Sahlin, an anthropologist, Marshall Sahlin observed that यहाँ पे रेसिप्रोसिटी मतलब टाइप्स ऑफ एक्सचेंज, ओके, दैट अकर इन ह्यूमन सोसाइटीज़। कौन कौन से हैं, जनरलाइज्ड,
बैलेंस्ड एंड जनरलाइज्ड बैलेंस और नेगेटिव। सबसे पहला देखो, ये जो है हमारे पास कितने वर्ड में रहेगा, सब 250 वर्ड्स में रहेंगे। मैं यहाँ पे बड़ा आंसर लिख रहा हूँ बिकॉज इसको कंसाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो हम 250 हिसाब से करेंगे, बट नोट जो आता है वो 150 वर्ड में आता है 10, ठीक है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे करेंगे। सो पहला है जनरलाइज्ड, generalized reciprocity is a gift giving without the expectation of an immediate return. Example, among goons, देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बड़ा करके लिख रहा हूँ। एग्जाम में अगर आपको 250 वर्ड्स में लिखना है, 150 वर्ड्स में लिखना है, तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो बस गुण तक का, कौन सा सेरेमनी है उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बट अमॉन्ग गुड्स इफ देयर इज एन ओकेजन ऑफ मैरिज और डेथ द किंग्समैन ओके। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो रहा है, देखो क्वेश्चन आंसर भी एकदम बस टॉपिक भी कवर हो जा रहा है, टाइप्स ऑफ एक्सचेंज इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास कवर हो जा रहा है। मार्शल साइन का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। मतलब डेफिनेशन ने उन्होंने क्लासीफाई किया रेसिप्रोसिटी को 3 टाइप में, जनरलाइज, बैलेंस एंड नेगेटिव में। एंड अमॉन्ग गुड्स क्या देखने को मिलता है, जनरलाइज रेसिप्रोसिटी देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरा है बैलेंस्ड, मैं लाइन वाला पेपर में इसलिए हूँ बिकॉज हमारे पास एक ओरिएंटेशन बनी है, पीडीएफ में डाल दूंगा, पीडीएफ गूगल ड्राइव का लिंक डाल दूंगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, एक बार पढ़ लेना भाई। देखो वीडियो देख के साथ पढ़ लेने से क्या होता है, दिमाग में स्टिक हो जाएगा, चीज़ें स्टिक हो जाएगा। बैलेंस, रेसिप्रोसिटी, जनरलाइज बैलेंस और नेगेटिव। देयर इज इसमें इमीडिएट एंड इक्वल रिटर्न, उसमें इमीडिएट एंड इक्वल रिटर्न नहीं था, बट यहाँ पे बैलेंस का मतलब इक्वल रिटर्न है, इमीडिएट होगा, है ना। बट जो जनरलाइज है वहाँ पे इमीडिएट नहीं था भाई, है ना। यहाँ पे इमीडिएट रिटर्न का कोई भी ऐसा यहाँ पे नहीं था, ठीक है, विदाउट द एक्सपेक्टेशन ऑफ इमीडिएट रिटर्न। बट यहाँ पे इमीडिएट रिटर्न का एक्सपेक्टेशन है बैलेंस्ड वाले में। एग्जाम्पल कहाँ पे है भाई, ये बार्टर एक्सचेंज अमॉन्ग टोब्रियान आइलैंडर्स नोन एज गिम्वली known as गिम्वाली एंड सिंपल वाटर एक्सचेंज इन मैनी अदर सोसाइटीज़, ठीक है, गिम्वाली कहते हैं।
और जो बार्टर एक्सचेंज है दिस आर नथिंग बट दिस आर टाइप ऑफ बैलेंस रेसिप्रोसिटी। तो आप दोनों का एग्जांपल लिख सकते हो। और भी एग्जांपल है सुपरमार्केट परचेस। तो एक तरह से हमारे पास नोट्स रहेगा भाई, एक तरह से हमारे पास ये नोट्स बन रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर का फॉर्म जैसे बड़े बड़े हमारे पास एंथ्रोपोलॉजी सिंप्लीफाइड है, एंथ्रोपोलॉजी डिमिस्टिफाइड है, वो भी ऐसे ही किए हैं बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी का इससे आसान तरीका नहीं है करने का, ठीक है, क्वेश्चन आंसर से। अच्छा, बैलेंस्ड के बाद नेगेटिव, रेसिप्रोसिटी, there is an explicit expectation of immediate उल्टा हो गया। नेगेटिव रेसिप्रोसिटी में क्या होता है, occur when there is an attempt to get more value things। when there is an attempt to get a more valued things in return। ये हो गया। इसके बाद एक होता है रिडिस्ट्रीब्यूटिव एक्सचेंज, एक होता है सेरिमोनियल एक्सचेंज, ठीक है ना। रिडिस्ट्रीब्यूटिव एक्सचेंज क्या होता है, रिडिस्ट्रीब्यूटिव एक्सचेंज होता है ना। यहाँ पे क्या होता है, सम इकोनॉमिक एक्सचेंज आर इंटेंडेड टू डिस्ट्रीब्यूट अ सोसाइटी वेल्थ इन डिफरेंट वेज दे एग्जिस्ट एट प्रेजेंट, ठीक है। जैसे कि सम इकोनॉमिक एक्सचेंज यहाँ पे सोसाइटी का वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ को यहाँ पे देखो अंडरलाइन कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको याद रखना, जनरलाइज में क्या है, विदाउट द एक्सपेक्टेशन ऑफ एन इमीडिएट रिटर्न, ठीक है। और यहाँ पे है एक्सप्लिसिट एक्सपेक्टेशन ऑफ एन इमीडिएट एंड इक्वल रिटर्न, ठीक है। नेगेटिव में क्या है, मोर वैल्यू थिंग, ठीक है। और इसमें डिस्ट्रीब्यूट और सोसाइटी वेल्थ। इन अ डिफरेंट वे देन आज जो एग्जिस्ट करता है उसके अलग है भाई। एग्जाम्पल के तौर पे हंटिंग गैदरिंग ट्राइब द ट्राइबल चीफ एक्ट एज अ सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूट मीट इक्वली टू ऑल।
ट्राइबल चिफ्ट एक्ट एज अ सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूट मीट इक्वली टू ऑल। इसका एग्जाम्पल क्या है? पोटला सेरेमनी अमॉन्ग द क्वाक्यूथल ट्राइब, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल क्या है? पोटला सेरेमनी, जिसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है भाई। पोटला सेरेमनी जो है ना वो किसके अमॉन्ग देखने को मिलता है? अमॉन्ग क्वाक्यूथल ट्राइब। है ना। और ये क्वाक्यूथल ट्राइब कहाँ के ट्राइब है? अमेरिका, है ना, नॉर्थ वेस्ट। बढ़ा के लिख रहा हूँ बिकॉज अगर आपके ऊपर एक नोट आया, राइट अ नोट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सचेंज, तो आप इसको लिख देना, बस इतना लिख देना कि सम इकोनॉमिक एक्सचेंज आर इंटेंडेड टू डिस्ट्रीब्यूट अ सोसाइटी वेल्थ इन डिफरेंट वेज देन एग्जिस्ट एट प्रेजेंट। जिसमें हमारे पास हंटिंग गैदरिंग ट्राइब होते हैं, तो उसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिखना, पोर्टलैंड सेरेमनी लिखना, जिसमें क्या किया जाता है? लार्ज स्केल फीस्ट्स वेयर, देखो लिखने वाला तो पढ़ के नहीं लिख सकते यार, पढ़ के लिख सकते हैं, बट एक बार लिखे रहे उसको 2-3 बार पढ़ के हो सकता है यार, समझ रहे हो ना। मतलब ये मेरा मेन कंटेंट, ये नोट्स है मेरे, इसी को पढ़ूंगा बार बार, तो इसमें से अगर जैसे पूरा टाइप्स ऑफ एक्सचेंज आ गया तो मैं पूरा पढ़ लूँगा, फिर इसमें से रिडिस्ट्रीब्यूटिव एक्सचेंज आएगा तो ये पढ़ा हुआ है तो ये लिख लेगा, क्योंकि खुद की पढ़ी हुई चीज़ें ही एग्जाम में लिख पाता है यार, याद रखना मेन। enormous quantities of food were consumed and gifts given to गेस्ट, है ना। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि चैरिटी हो गया, टैक्सेशन हो गया, वो भी एक तरह से क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सचेंज ही तो हैं। चैरिटी, टैक्सेशन से क्या आ रहा है? कम्युनिटी के वेल्थ को ही तो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो इस तरह से आप मॉडर्न डे एग्जांपल्स भी दे सकते हो यहाँ पे। उसके बाद टाइप्स ऑफ एक्सचेंज में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सचेंज के बाद क्या आता है? सेरिमोनियल एक्सचेंज। सेरिमोनियल एक्सचेंज का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद रखना, जैसे अगर रिडिस्ट्रीब्यूटिव एक्सचेंज आया तो पोर्टला सेरेमनी तो लिखना ही लिखना है। उसी प्रकार जब सेरिमोनियल एक्सचेंज में जब हमारे पास आया तो उसमें कूला लिखना ही लिखना है, ठीक है। ये सदाबहार और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, बड़े बड़े लोगों ने दिया है इनको, इसलिए कूला ट्रेड अ लार्ज स्केल, भाई इसीलिए बोल रहा हूँ, जब आया सेरिमोनियल एक्सचेंज तो कूला ट्रेड लिखना ही लिखना है। ओके, इट इज़ व्हाट कूला ट्रेड इज़ अ लार्ज स्केल ट्रेड नेटवर्क, इट्स अ लार्ज स्केल ट्रेड नेटवर्क ऑफ शीशल मेड नेकलेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, है ना, वैगन या फिर सलुआ। नेकलेस का नाम क्या है? क्योंकि देखो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, वैगन और सुलावा, है ना, एंड ब्रेसलेट्स। ब्रेसलेट्स क्या बोला? मॉली। ये शीशल के बने हुए नेकलेस और ब्रेसलेट्स हैं जो कि क्या मेंटेन करते हैं? टू मेंटेन फ्रेंडली एंड म्यूचुअल ट्रस्ट रिलेशंस, ठीक है। सेरेमोनियल एक्सचेंज में ये लिखना है अपने को, ठीक है, क्योंकि ट्रेड के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा मोड़ा ऐड कर देंगे कि टाइप्स ऑफ एक्सचेंज का ही पार्ट है ये। कूला ट्रेड हो गया ना, इसका डायग्राम बना देंगे। कूला ट्रेड के ऊपर एक नोट आता है तो उसके कूला ट्रेड हमारे पास क्वेश्चन बना लेंगे तो उसके भी याद हो जाएगा। तो जब हम इसे कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट ब्रेनिस्लॉ मेलिनोवस्की तो कौन नहीं जानता, बच्चा जानता है भाई, ब्रेनिस्लॉ मेलिनोवस्की एंड फ्रेंच
compatriot Marcel Mauss studied the nature of reciprocity, as an alternative to market exchange in सिंपल, मतलब मार्केट एक्सचेंज मतलब हम आज जाके दुकान में जो खरीदते हैं पैसे देते हैं वो मार्केट एक्सचेंज है, उसका एक अल्टरनेटिव था सिंपल सोसाइटीज़ में कि वहाँ पे रेसिप्रोसिटी देखने को मिलता है, ठीक है ना। सिंपल मतलब वहाँ पे जनरलाइज रेसिप्रोसिटी है ना, जनरलाइज के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव रेसिप्रोसिटी और क्या है बैलेंस रेसिप्रोसिटी और नेगेटिव रेसिप्रोसिटी, डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सचेंज देखने को मिलता है, सेरेमोनियल एक्सचेंज हो गया। सो इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सपोर्ट द स्टेटमेंट दैट एक्सेप्ट monogamy remaining all forms of marriage are socially and culturally constructed. Support the statement that accept monogamy remaining all forms of marriage are socially and culturally constructed। ठीक है, ये भी 250 मार्क का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स टू 50 वर्ड्स। सारे क्वेश्चन इसका वही है ना भाई, देखो इसमें मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा बार बार, यहाँ पे टोटल लिख देता हूँ 1 क्वेश्चन 15 मार्क्स 250 वर्ड्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर लिखना। इससे पहले तो यहाँ पे हमारे पास पहले तो ये बताएंगे कि हाँ भाई मैरिज का डेफिनेशन क्या है। बिकॉज सपोर्ट द स्टेटमेंट दैट एक्सेप्ट मोनोगेमी रिमेनिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ मैरिज आर सोशली एंड कल्चरली कंस्ट्रक्टेड। तो R.H. लुई का डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे। तो रॉबर्ट H. लुई ने कहा था किसमें, अपने बुक में, तो रॉबर्ट H. लुई का इम्पॉर्टेंट है, इनका बुक जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, प्रिमिटिव सोसाइटी राइट्स इन एवरी, ये जो स्टेटमेंट है वो R.H. लुई का स्टेटमेंट है, इन एवरी ह्यूमन सोसाइटीज़ the number of male and female are approximately equal, hence accept monogamy, because equal है तो monogamy ही possible है। all other forms of, एक तरीके से हमसे क्या पूछना चाह रहा है भाई, एक तरीके से हमारे पास टाइप्स ऑफ मैरिज पूछ रहा है, बस पूछने का तरीका अलग है। तो यही तो यूपीएससी का ट्रेंड है भाई, लोग बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आंसर पड़े, एंथ्रोपोलॉजी से PYQ से क्वेश्चन आते हैं, बट उसका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है ना वो बदल रहा है यार। सोशली एंड कल्चरली कंस्ट्रक्टेड, जैसे कि बात करें तो इन
hunting gathering economy the husband in the case of पॉलीगाइनी ना, इसीलिए हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी में हंटिंग नीड टू वर्क मोर इन फुलफिलिंग नीड्स इन केस ऑफ पॉलीगाइनी। एक और एग्जांपल है जैसे कि एज इन पॉलीगाइनी वन इज रिक्वायर्ड टू पे, पॉलीगाइनी में क्या देना पड़ता है, ब्राइड प्राइस ना, ब्राइड प्राइस में दुल्हन को पैसे देना पड़ता है, ठीक है। इट बिकेम द लग्जरी ऑफ रिच, इट बिकेम द लग्जरी ऑफ रिच। ओके, एडवांस फूड गैदरिंग सोसाइटीज़ में बात करें तो देखो, ये फूड गैदरिंग सोसाइटीज़ हंटिंग गैदरिंग में ऐसा है ना, इन एडवांस फूड गैदरिंग सोसाइटीज़, एडवांस फूड गैदरिंग सोसाइटीज़ hereditary wealthy headman and his kinsmen purchase from 2 to as many as 5 wives. And it is said that some African monarchs, Indian king, have been reported to have hundreds of wives. Some of the African monarchs and Indian to have है ना। अगर हम टोडास की बात करें, देखो मैं पूरा लिख रहा हूँ, इसमें से काट काट के लिखना रहता है। अगर 250 वर्ड में है तो काट काट के लिखना है, बट हमको पूरा लिखना है बिकॉज हमको पढ़ना पूरा है बट लिखना आधा है, ठीक है। सो टोडास के अंदर बात करते हैं, देयर इज़ वाइड प्रिवेलेंस ऑफ पॉली एंड, मतलब एक वुमेन की शादी होगी बहुत सारे मेल से, अमॉन्ग दी टोडास ऑफ नीलगिरी।
क्योंकि यहाँ पे एक्सेस मैन है ओवर वुमेन, बिकॉज यहाँ पे फीमेल फीटिसाइड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। एक्सेस तो है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड देखने को मिलता है। ओके, सो इसीलिए यहाँ पे मोनोगैमी, मतलब मोनोगैमी के अलावा जो सोशली और कल्चरली कंस्ट्रक्टेड है पॉलीएंड्री यहाँ पे। उसके बाद और भी है उमाहा ट्राइब के अंदर, और वाहामा ट्राइब जो कहाँ पे है, ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर। वाहुमा ट्राइब ऑफ ईस्ट अफ्रीका and among the tribal groups of Tibet and Toda साउदर्न इंडिया के अंदर। वाहुमा ट्राइब जहाँ पे क्या देखने को मिलता है, व्हेन अ मैन इज टू पुअर टू बाय अ वाइफ अलोन, ही इज assisted by his brother and they share his marital राइट्स। यहाँ पे ये मैरिटल राइट्स शेयर करते हैं। ये हो गया वो हमा। उसका देखो और एग्जांपल है, ठीक है। तो एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, बट आपको यहाँ पे 2-3 ही लिखने हैं, है ना। हम तो यहाँ पर लिखेंगे अमोंग एस्कीमोस, जो कि कहाँ पे रहते हैं भाई, एस्कीमोस रहते हैं अंटार्कटिक के अंदर। अंटार्कटिक में तो कोई नहीं रहता, आर्टिक में रहते हैं। पॉलीगाइनी एंड पॉलीएंड्री गो टुगेदर। पॉलीगाइनी एंड पॉलीएंड्री गो together among certain Eskimo communities. The conditions of life are so arduous मतलब कठिन, okay, so arduous that female children are considered a burden and killed frequently after birth. Female children are considered a burden and are killed after birth. Thus, the polygyny tendency due to the perils of masculine life is more than
चेक्ड, मतलब पॉलीगैमी ज़्यादा नहीं होता है ना। ये हो गया, ये हो गया। सो कंक्लूजन में लिखेंगे 10 वेरियस सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिस लीड टू पॉलीगैमी एंड पॉलीएंड्री अमॉन्ग डिफरेंट सर्कमस्टांसेस जस्टिफाइंग RH लुईस स्टेटमेंट। 10 वेरियस सोशल एंड कल्चरल practices led to polygamy and polyandry under different circumstances justifying RH लुईस स्टेटमेंट्स। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। देखो ये थोड़ा टेक्निकल आंसर होगा, बट टेक्निकल चीज़ें लिखने से ज़्यादा मार्क्स मिलता है थोड़ा सा, तो बार बार पढ़ने से याद आ जाता है भाई। ऐसा नहीं है कि सिंपल लैंग्वेज, ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज अच्छा भी होना चाहिए। मेरा तो नहीं है अच्छा लैंग्वेज, लेकिन अच्छा लैंग्वेज नहीं हो तो क्या हुआ, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। तो बार बार करने से लैंग्वेज उसको फ़र्क नहीं पड़ता एग्जामिनर को आपको क्या आता है, आपने जो लिखा वही उसको पता है यार, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ना, इज़ मैरिज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, डिस्कस। इज़ मैरिज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, INSTITU इसीलिए कुछ कम है, INSTITUTION डिस्कस, ठीक है। सो इसका आंसर लिखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोड से। अकॉर्डिंग टू McIver and Page, according to McIver and Page, institutions are, डिफाइन कर लेते हैं इंस्टीट्यूशन आर डिफाइंड एज established form of procedure. What are institution are established form of procedure, and according to Malinowski, what is a marriage? Marriage is a contract for the production and maintenance of children, for the production and प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। तो कैसे पता चलेगा कि मैरिज सोशल इंस्टीट्यूशन है कि नहीं? हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं भाई, पहले सोशल इंस्टीट्यूशन कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं मैरिज का, दोनों कंपेयर कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल एंड characteristic of marriage। तो
Every institution is categorized by some definite objective or characterized by some definite objective. Some definite objectives, but objective of marriage are fulfilling sexual needs, procreation of children and upbringing of children. Objective of marriage are fulfilling sexual needs, चिल्ड्रन। ठीक है, तो देखो सोशल इंस्टीट्यूशन का कोई ऑब्जेक्टिव होता है और मैरिज का भी ऑब्जेक्टिव है क्या? हाँ है। क्या है? फुलफिलिंग सेक्सुअल नीड्स, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन। तो ये एक तरह से फॉलो कर रहा है इस कैरेक्टरिस्टिक। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, जैसे कि एवरी इंस्टीट्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय सर्टेन रूल्स, है ना, सर्टेन रूल्स विच enjoins upon every, ऐसे ही देखो मेरा काम तो पढ़ना है इसलिए मैं सर्टेन रूल्स विच एंजॉयज every institution is characterized by certain rules which it enjoins upon every individual in the सोसाइटी। ठीक है, एंड मैरिज इज रेगुलेटेड बाय प्रोस्क्रिप्टिव रूल्स। ठीक है, इंस्टीट्यूशन के पास रूल्स होते हैं। और क्या मैरिज में रूल्स हैं भाई? बिल्कुल है। मैरिजेस इज रेगुलेटेड बाय प्रिस्क्रिप्टिव रूल्स that suggest whom to marry and prescriptive or negative rules or prohibitive rules like incest। देखो इंसिस्ट टैबू क्या है? एक प्रोस्क्रिप्टिव रूल है, नेगेटिव रूल है जो कि हमको प्रोहिबिट कर रहा है। इट इज़ अ प्रोस्क्रिप्टिव और प्रोहिबिटिव। प्रो आ रहा है ना, तो प्रोस्क्रिप्टिव इज प्रोहिबिटिव रूल। ओके, और प्रिस्क्रिप्टिव मतलब किसको मैरी करना है, प्रोस्क्रिप्टिव बोलता है किसको मैरी नहीं करना है। वाइड क्या है भाई? प्रोस्क्रिप्टिव रूल्स आर वाइड, मतलब किसको मैरी नहीं करना है, तो कुछ लोगों को नहीं करना है, बाकी सबको कर सकते हैं। सो प्रोस्क्रिप्टिव है वाइड रेफरेंस। ओके, सो यहाँ पे भी एक रूल्स हैं। ठीक है, दोनों यहाँ रूल्स हैं, तो यहाँ सोशल इंस्टीट्यूशन कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो कर रहा है ये। उसके बाद है कलेक्टिव। सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? कलेक्टिव एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल इन द सोसाइटी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द परसिस्टेंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। मतलब ये जो लेवी स्ट्रॉस का जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का, कि जो पीपल्स हैं, पीपल्स का काम है सोसाइटी को मेंटेन, सोशल इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करना, एंड सोशल इंस्टीट्यूशन का काम क्या है? सोसाइटी को मेंटेन करना। ये क्या है?
It is what we call structural functionalism. Collective activities of the individuals in the society responsible for the persistence of the collective duties of the individuals in a society responsible for the persistence of social institution. They are responsible for what? They are responsible for the persistence of social institution. उसके बाद कलेक्टिव ड्यूटीज ऑफ इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी आर नीडेड फॉर द परसिस्टेंस ऑफ मैरिज. मतलब पीपल मैरिज को मेंटेन कर रहे हैं, मैरिज सोसाइटी को मेंटेन कर रहा है. collective activities of individuals in the society are needed for the persistence of marriage. If the people's dependence on marriage decrease, it lead increase divorce rate or formation of new institution like live-in relation, ठीक है. सो कलेक्टिव एक्टिविटीज़ दोनों जगह हैं भाई, ठीक है ना. यहाँ भी कलेक्टिव एक्टिविटीज़ है सोशल इंस्टीट्यूशन में और मैरिज में भी है. तो दोनों का मैच खा रहा है या नहीं खा रहा है? यस. तो बोल सकते हैं वी कैन फाइंड मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन इन मैरिज. ठीक है. एज वी कैन फाइंड मोस्ट ऑफ the characteristics of social institution in marriage, we can say that marriage is a social institution and it is a secondary ऐसे बोल सकते हैं. यहाँ पे अगर मत लिखना, यहाँ पर यहाँ तक ठीक रहेगा. प्राइमरी या सेकेंडरी का भी जोड़ सकते हैं, बिकॉज प्राइमरी इंस्टीट्यूशन में क्या होता है ना, प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन में फैमिली आता है. सेकेंडरी सोशल इंस्टीट्यूशंस में सेकेंडरी सोशल इंस्टीट्यूशन मतलब जो डिराइव हुए हैं. प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन तो 5 ही हैं, फैमिली, इकोनॉमी, रिलीजन, एजुकेशन एंड स्टेट. इससे डिराइव हुआ है कौन? मैरिज. कौन से सोशल इंस्टीट्यूशन से? प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन से मैरिज डिराइव हुआ है, तो मैरिज क्या हो जाएगा? सेकेंडरी सोशल इंस्टीट्यूशन हो जाएगा. और वो डिराइव हुआ है फैमिली से, तो वो भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा पता होना चाहिए. एंड इट इज़ अ सेकेंडरी सोशल इंस्टीट्यूशन. ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, एज देगा. इट इज़ अ सेकेंडरी सोशल institution derived from the primary social
institution called family. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ customary law with suitable example. सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। हाँ भाई, कस्टमरी लॉ होते क्या हैं। तो द रूल्स, प्रैक्टिस एंड कस्टम्स ऑफ इंडिजिनस एंड लोकल कम्युनिटीज़ विच आर एन इंट्रेंसिक एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द वे ऑफ लाइफ ऑफ दिस कम्युनिटीज़, इसको क्या बोलते हैं, कस्टमरी लॉज बोलते हैं। व्हाट आर कस्टमरी लॉज? दिस आर द रूल्स, प्रैक्टिसेस एंड customs of indigenous and local communities which are an intrinsic and central part of the way of life of these communities. Okay, customary law जो होते हैं, they are embedded in the culture of the society and they govern their behavior and are actively practiced by all the members of the society, है ना। नेचर के बारे में बता सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देंगे और कंक्लूड कर देंगे। कस्टमरी लॉ आर embedded in the culture of a society. They govern their behavior and are actively practiced by all members of the उसके बाद नेचर की बात करते हैं, जो हमसे पूछा है कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है। सो हेडिंग है हमारे पास नेचर ऑफ कस्टमरी लॉ। कस्टमरी लॉ को क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव लॉ भी बोलते हैं। पॉइंट वाइज लिखते हैं इसको, है ना। प्रिमिटिव लॉ इज गवर्न बाय किनशिप टाइज। पहले बात तो दे आर नॉट मेंशन्ड इन एनी बुक, दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू ओरल ट्रेडिशन, दे आर transmitted through oral tradition. Therefore, it is difficult to know all customs of land. Know all customs of land. और क्या है भाई? प्रिमिटिव लॉज गवर्न बाय किनशिप टाइज। प्रिमिटिव लॉ इज गवर्न बाय किनशिप टाइज। Primitive law is based on moral principles and public opinion.
primitive law is based on moral principle and public opinion. The oath and orders are main mode of evidence in primitive law. The oath and orders are main mode of evidence in primitive law. Oath and orders are the main mode of evidence in primitive law. Or punishment is awarded in the shape of fine, compensation, excommunication, isolation, communal feast, etc. Punishment is awarded in the shape of fine, compensation, excommunication, isolation और communal feast एक्सेट्रा. सबको खाना खिलाना पड़ता है यार. एग्जाम्पल्स की बात करें तो खांसी के अंदर है ना, वेल्थ इज ऑफ टू टाइप है ना, नॉक्टिमन एंड. एग्जाम्पल दे सकते हैं भाई कस्टमरी लॉ का, जैसे कि अमोंग खांसी द वेल्थ इज ऑफ टू टाइप. पहला है हेरिडिटरी है ना, या फिर एंसेस्ट्रल, जिसको क्या बोलते हैं नॉक्टीमैन. ओके, नॉक्टीमैन मतलब उनका नाम है, ठीक है. इसमें क्या होता है, ओनली खादू मतलब यंगेस्ट है ना, द यंगेस्ट डॉटर. खादुआ द यंगेस्ट डॉटर, जो ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी है, इनहेरिट दिस प्रॉपर्टी. मतलब जो एंसेस्ट्रल लैंड है, कहाँ से, प्रॉपर्टी फ्रॉम दी मदर. और दूसरा होता है, एक होता है नॉन हेरिडिटरी लैंड, जिसको क्या बोलते हैं नोंगमे नोंगपा. ठीक है, ये क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द सिबलिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग दी सिबलिंग्स. ठीक है. सो खासी मैन जो है, इस कस्टमरी लॉ जो ये ट्रांसमिट हो रहा है उससे अनहैप्पी हैं. अनहैप्पी विथ दिस कस्टमरी लॉ है ना. और एक ग्रुप है जिसका नाम क्या है, सिंगंगकोंग रिम्पी त्यामाई. सिंगंगकोंग रिम्पी त्यामाई ये क्या कर रहा है, ये ग्रुप है जो कि फाइट कर रहा है अगेंस्ट दिस कस्टमरी लॉ. इज अ ग्रुप फाइटिंग अगेंस्ट the matrilineal system and particularly this law or this custom or this practice of traditional जो hereditary land है, नॉन्गमैन है, वो कहाँ पे वो किसको जा रहा है, खादुआ को जा रहा है.
सो ये होगा केस स्टडी का टाइप, ठीक है। सो बता सकते हैं कि इन प्रिमिटिव, कंक्लूड कर रहे हैं बाय मेंशनिंग दैट इन प्रिमिटिव सोसाइटीज वेयर देयर इज नो फॉर्मल लॉ, कोई लॉ नहीं है फॉर्मल लॉ, सो द कस्टम प्ले, कस्टम मतलब बहुत सारा जो चला आ रहा है, रोल ऑफ लॉ, कस्टम प्ले द रोल ऑफ लॉ इन मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस कल्चरल फीचर ऑफ पास्टोरल सोसाइटीज़। डिस्कस कल्चरल फीचर्स ऑफ पास्टोरल सोसाइटीज़। बात किसकी करनी है? कल्चरल फीचर की बात करनी है। तो पहले इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग दैट कि पास्टोरल सोसाइटीज़ कौन होते हैं भाई? पास्टोरल सोसाइटीज़ are those they depend primarily upon herding of animal, मतलब चराते हैं गाय को, बैल को, कैटल्स को। एनिमल्स फॉर देयर सब्सिस्टेंस, मतलब गुजारा बसरा करने के लिए क्या चाहते हैं? हर्डिंग ऑफ एनिमल्स। एंड पास्टोरल इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय नोमैडिज्म, सेमी नोमैडिज्म एज दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फ्रीक्वेंटली और सीजनली इन रिस्पॉन्स टू देयर एनिमल फीड। ठीक है, तो पास्टोरल सोसाइटी के बारे में बात करनी है। पास्टोरल इकोनॉमी की बात कर लेते हैं भाई। पास्टोरल इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय नोमैडिज्म एंड सेमी नोमैडिज्म, है ना, मतलब ये मूव करते हैं एज दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फ्रीक्वेंटली और सीजनली इन रिस्पॉन्स टू देयर एनिमल नीड्स। और ठीक है, एनिमल के नीड बदलते रहता है ना भाई। ठंडी मौसम में वो लोग पहाड़ पे चले जाते हैं, पहाड़ से नीचे आते हैं, गर्मी मौसम में पहाड़ की तरफ चले जाते हैं। ओके, नाउ हमको कल्चरल फीचर्स की बात करें तो एक कनेक्टिंग लिख लेते हैं थोड़ा सा, और बिकॉज ये 250 वर्ड्स पे लिखना है ना अपने को सारे क्वेश्चन। तो पास्टोरल इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय nomadism, semi-nomadism as they move from place to place frequently or seasonally in एनिमल नीड के हिसाब से। नाउ से कल्चरल फीचर्स की बात कर रहे हैं, तो कल्चरल फीचर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे पास, सबसे पहला है पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी। है ना, द इकोनॉमी हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सपोर्टिंग अ लो पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ स्मॉल साइज कम्युनिटीज़। This density, small size
उसके बाद है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इंक्लूड मिल्किंग टूल्स, पाउच ऑफ स्किन, सैडल मेड ऑफ स्किन एंड लेदर, एंड वैरायटी ऑफ नाइफ्स फॉर ट्रिमिंग, फॉर शेयरिंग द वूल एंड कटिंग द मीट ऑल्सो यूज। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी में यहाँ पे क्या आते हैं, मिल्किंग टूल्स आते हैं, पाउच ऑफ स्किन आते हैं, सैंडल मेड ऑफ स्किन और सैडल्स मेड ऑफ स्किन, बहुत सारे एक्सेट्रा। includes milking tools, pouches of skin, saddles made of skin etc. टेक्नोलॉजी के बाद डिवीज़न ऑफ लेबर है ना, मैन हर्ट द एनिमल एंड मिल्क दैम, समटाइम टैप ब्लड फ्रॉम दैम एंड डू न्यूमरस अदर एक्टिविटीज़। वुमेन अटेंड प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, बटर, चीज़ एंड योगर्ट। मैन हर्ट द एनिमल, milk them. Women attend to preparation of curd, butter, cheese and yogurt है ना। यहाँ प्लेंटी ऑफ फूड और फूड शॉर्टेज, यहाँ पे दोनों चीज़ होती है। उसके बाद रेसिप्रोसिटी और एक्सचेंज इज ऑल्सो कल्चरल फीचर ऑफ पास्टरल कम्युनिटीज़। रेसिप्रोसिटी के अंदर क्या है भाई, है ना, मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सचेंज होता है, मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स का, वूल्स का, है ना। उसके बाद पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इट फेवर्स पार्ट टाइम एंड फुल टाइम पॉलिटिकल लीडरशिप। एग्ज़ाम्पल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल्स को डब्बे में बताते हैं, है ना। बकरवाल आर पार्शियल कम्युनिटीज़ इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो यहाँ पे हम पार्शियल कम्युनिटीज़ एंड रीजन। उसके बाद भरवाड़ इन गुजरात, भोतिया इन उत्तराखंड। जनरली हिजरी में होता है ये। भोतिया के बाद भूतिया इज़ इन सिक्किम। ओके, ये हो गया, एग्जाम्पल्स भी दे दिए हमने। इसका जब हम कंक्लूड करेंगे तो एक सिग्निफिकेंस लगाएंगे कि हाँ यार, मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे इनके बारे में कि पास्टरल सोसाइटीज़ आर यूजुअली पैट्रियार्कल, क्योंकि मेन ज़्यादा काम करते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये क्या होता है, पैट्रियार्कल। मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज़ इन द वर्ल्ड आर पैट्रियार्कल। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक तरह से हमारे पास हाईलाइट कर रहे हैं
कि पास्टोरल सोसाइटीज़ आर यूजुअली पैट्रियार्कल। तो इस तरह से कंक्लूडिंग वर्ड्स कुछ देना चाहिए जब क्या हो आंसर अच्छा लगेगा। तो ये पार्ट 1 हो गया जहाँ पे 1 से 5 तक कवर किए। पार्ट 2 में हम 5 से लेके 6 से लेके 10 तक क्वेश्चंस कवर करेंगे।